किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। मैं हूं प्रवीण और मैं बबीता त्रिपाठी। सभी को सादर प्रणाम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया नवेला कार्यक्रम, एक नई सोच के साथ। तो प्रस्तुत है हमारी अनूठी पेशकश, आधुनिक कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक। और हम इसे आप तक पहुंचा रहे हैं भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा आकाशवाणी के संयुक्त प्रयास से। तो जैसा कार्यक्रम के नाम से ही जाहिर है, आज हमने सजाई है एक खास चौपाल, आधुनिक कृषि चौपाल। और इसमें हमारे साथ हैं अपने अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित कृषि विशेषज्ञ और प्रगतिशील किसान। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई और बहनें। सभी के स्वागत और अभिनंदन के साथ आपको बताते चले कि चौपाल में कृषि विशेषज्ञ हमें फसलों की नई किस्मों के बारे में बताएंगे, नई कृषि तकनीकों की जानकारी देंगे और उन तमाम वैज्ञानिक उपायों के बारे में बताएंगे जो किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेंगे। हाँ, और साथ ही यहाँ मौजूद किसान भाई अपने अनुभव साझा भी करेंगे और विशेषज्ञों से अपनी शंकाओं का समाधान भी पाएंगे। तो अब चौपाल की शुरुआत करते हैं फसलों की उन्नत किस्मों और उन्नत बीजों पर चर्चा के साथ। इससे पहले आपको बता दें कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने कृषि, बागवानी, दलहनी, तिलहनी आदि फसलों की 109 उन्नत किस्में, उन्नत बीज खेती के लिए जारी किए हैं। तो अब हम चौपाल में सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की, जो देश में खाद्य सुरक्षा का एक मुख्य आधार है। और गेहूं की उन्नत किस्मों की जानकारी देने के लिए चौपाल में हमारे साथ हैं डॉक्टर राजबीर यादव जी। डॉक्टर साहब, कृषि चौपाल में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि गेहूं की कौन कौन सी उन्नत किस्में तैयार की गई हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जहाँ तक 109 प्रजातियों का सवाल है, उसमें गेहूं की 2 प्रजाति है और दोनों प्रजाति हमारे IRI के इंदौर स्टेशन ने निकाली है। एक है HI 1665 जो चपाती के रूप में कंज्यूम होती है और ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, जिसको हम पेनिसुलर जोन कहते हैं, उसके लिए रिकमेंड भी है। दूसरी प्रजाति है वो है हमारी HI 8840, वो डूरम की वैरायटी है, वो भी महाराष्ट्र, कर्नाटका के कम पानी के लिए रिकमेंडेड हुई है। बाकी इसके अलावा हमने बहुत अच्छी किस्में पूरे इंडिया के लिए निकाली है, जिसमें HD 3385, HD 3386, HD 3388, HD 3410, HI 1650 बहुत अच्छी किस्में हैं और इनकी पैदा भी बहुत अच्छी आई है। HD 3385 है वो हमने पैन इंडिया के अंदर ट्राई की है, PPVFRA में रजिस्टर करा के, और ये बिहार से लेके आपके हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, MP में लास्ट ईयर हमने एक्सटेंसिवली टेस्टिंग करी है। जनरली अर्ली सोन में पैदावार अच्छी आती है और ये बाद में जो टेम्परेचर राइज करता है मार्च के एंड में और अप्रैल के बिगिनिंग में, उससे ये बच जाती है अगर जो आप अक्टूबर एंड में इसकी सीडिंग कर लें। HD 3388 हमने बिहार और ईस्टर्न यूपी उसके लिए बहुत ही अच्छी उपयुक्त वैरायटी है। जो तीसरी वैरायटी है हमारी HD 3386, वो पंजाब, हरियाणा, जहां पैदावार ऑलरेडी बहुत अच्छी है, उसके लिए बहुत उपयुक्त है। 3410 हमने MP और NCR जोन के लिए अर्ली सोन कंडीशन के लिए, यानी अक्टूबर सोन या नवंबर के फर्स्ट वीक के कंडीशन के लिए निकाली है। उसकी जो ग्रेन की क्वालिटी है वो भी अच्छा है। मैं 2 चीज़ें और बताना चाहूँगा। MP का गेहूँ जाना जाता है उसकी क्वालिटी के लिए, जनरली उसके गेहूं पे प्रीमियम मिलता है, प्रीमियम भी 100 से 150 रुपये तक का प्रीमियम मिल जाता है। हमारी जो 2 प्रजातियां है, पर्टिकुलरली हमारी HD 3385 जो लास्ट ईयर हमने MP में टेस्ट करी और HD 3410, दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी आती, तो उनको प्रीमियम मिल सकता है फार्मर को, तो सेम गेहूं ग्रो करके वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। गेहूं की इतनी उपयोगी और लाभकारी किस्मों की जानकारी देने के लिए धन्यवाद डॉक्टर साहब। चौपाल में शामिल किसान मोहित जी हमारे विशेषज्ञ से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ, अवश्य। हमारी चौपाल में किसानों के सवालों का, उनकी शंकाओं का स्वागत है। ये तो सही है कि वैज्ञानिकों ने इतना अच्छा काम किया है। किसानों ने उस समय मेहनत की है, सरकार ने उस समय माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने मेहनत कराई, जय जवान जय किसान का नारा दिया और किसानों ने अन्न के भंडार भर दिए
और भुखमरी से देश को उबार दिया। किस्में बहुत अच्छी जो निकाली हैं वो भी एक बहुत बढ़िया बात है। हमारे क्षेत्र में 826 है, 1270 है, 327 है। ये किस्में 5 महीने से लेकर के 5 महीने से ज्यादा समय लेती हैं। वैज्ञानिकों के बिना तो हम चल भी नहीं सकते थे। 303 है, 222 है, इतनी बढ़िया है, वो 4 महीने 1 हफ्ता वगैरह लेती है। तो उस मौसम के आधार पे जो छोटी अल्पकालीन जो फसलें होती हैं वो ज्यादा फायदेमंद रहेंगी। 1270 में तो एक इतना बड़ा वो बदलाव है कि 1270 की बहुत ज्यादा पैदावार की है। जो इनकी समस्या है उसी के समाधान के लिए हम कहते हैं, ये जिस क्षेत्र से आते हैं उसमें जनरली बाजरा की क्रॉप लगती है, और बाजरा की क्रॉप ज़्यादातर जितने में मैं उस क्षेत्र को जानता हूँ, ज़्यादातर क्रॉप सितंबर एंड तक कट चुकी होती है। सितंबर एंड ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक, यानी इनके पास सफिशिएंट टाइम है अगर जो अक्टूबर के एंड में लगा लें। तो जो हम अक्टूबर एंड की जो बात कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि जो ये बात कह रहे हैं ना कि भाई आपका मार्च एंड में या अप्रैल के फर्स्ट के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, उसमें उन किस्मों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो वो उससे पहले ही अपने 145-50 दिन की टाइम पूरा कर लेगी। 10 में से 8 साल आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। जहाँ अल्प अवधि की किस्मों की बात है, मेरा अपना अनुभव ये है कि बदलते हुए मौसम में अल्प अवधि की वैरायटियाँ हमेशा रिस्की रहेगी, क्योंकि आपको मौसम के बदलाव का नहीं पता कि कब नवंबर में टेम्परेचर बढ़ेगा, दिसंबर में बढ़ेगा, जनवरी में बढ़ेगा कि फरवरी में बढ़ेगा। किसी पर्टिकुलर सीजन में अच्छी पैदावार दे सकती है, लेकिन लगातार अच्छी देगी ये बड़ा मुश्किल काम। गेहूं से आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं देश की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों की ओर। हाँ, आजकल खेतों में सरसों का बसंती रंग छाया हुआ है और चौपाल में हमारे साथ हैं सरसों विशेषज्ञ डॉक्टर यशपाल। डॉक्टर यशपाल, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, हमारे किसान जानना चाहते हैं कि सरसों की किन किस्मों से अधिक पैदावार है, अधिक लाभ है, बुआई का सही समय कौन सा है, कृपया बताइए। संस्थान जो मुख्यतः जो है कम अवधि वाली जो सरसों की किस्में हैं उन पे फोकस कर रहा है। तो इसके अंदर जो है पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 27 और 28, ये जो किस्में हैं कम अवधि में परिपक्व हो जाती है। कम अवधि में जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 तरह की परिस्थिति के हिसाब से आवश्यकताएं होती है हमें। एक तो जो अगेती बिजाई के लिए जो उपयुक्त किस्में हैं, जैसे कि पूसा सरसों 25, 27 और 28, तो ये जो किस्में हैं ये सितंबर के माह में 15 सितंबर तक बुआई के लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार से जो है जो पछेती बुआई के लिए कुछ किसान भाई किसी वजहों से अक्टूबर के माह तक उनका खेत खाली नहीं हो पाया, तो नवंबर में बिजाई के लिए भी कुछ किस्में उपयुक्त है, जैसे कि पूसा सरसों 26, तो वो जो है 1 से 15 नवंबर तक भी उसको लगा सकते हैं। तो ये जो कम अवधि वाली सरसों की किस्में हैं ये अपना जीवन काल जो है 105-110 दिन के अंदर पूरा कर लेती है। और बाकी जो मुख्य जो फोकस एरिया जो रिसर्च का है अक्टूबर में बिजाई, जो कि हम समय पे बुआई वाली सरसों की किस्में बोलते हैं, तो उसके अंदर भी संस्थान ने जो है कई सारी किस्में विकसित करी है जो कि अक्टूबर बिजाई के लिए उपयुक्त है। सचमुच आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी हमें दी डॉक्टर यशपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे किसान साथी त्रिभुवन जी सरसों के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं और कुछ कहना भी चाहते हैं। जरूर पूछिए त्रिभुवन जी। कृषि चौपाल का मूल मंत्र यही तो है, विज्ञान से किसान तक। तो स्वागत है हमारे किसान साथी त्रिभुवन जी का। सरसों की जो पहले किस्में थी, जैसे पूसा, बोल्ट था, जगन्नाथ थी, जो वो वैरायटियाँ जो थी उनमें रोग कुछ कम लगते थे। और अब जो बाद में कुछ वैरायटी आई हैं उनमें एक बड़ी बीमारी हो जाती है, जिसमें कि आज तक किसान हमारे वैज्ञानिक के अनुसार उसमें फास्फोरस का डालना, DAP का डालना, सब उसमें बड़ी मेहनत करता है उसमें। और जब वो बड़ी होकर सरसों आगे ऊपर बढ़ती है उसमें, तो उसके अंदर जो है एक तो आगे सूखे रोग लग जाता है उसमें। पहले तो ये है कि ये जो बीमारी है, क्या इस बीमारी का बोने से पहले या किसान ने सरसों लगा दी है उसके बाद भी कोई उपचार है? एक दूसरा नुकसान और होता है, जब हमारी फली आके सरसों हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है और ऊपर से हमारी ठंड पड़ गई है, ठंड का मौसम होता है, और ठंड पड़ गई तो फली जो है हमारी काली पड़ जाती है, सड़ जाती है उसमें। तो इसका जो उपचार अगर हो जाए तो किसान को एक बड़ा फायदा होगा। जो बीमारियां पुराने वक्त के अंदर इतनी विकराल रूप में नहीं थी, अब इनकी डायनेमिक्स चेंज हुई है पेस्ट की, तो ये जो बदलाव जो आया इसकी वजह से ये बड़ा है बीमारियां।
और तना गलन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, इसका यही कारण है। हम जो किस्में विकसित करते हैं तो हमें जब आनुवंशिक रूप से कोई अगर उसकी रिलेटेड प्रजाति के अंदर प्रतिरोधक जीन मिल जाती है तो हम उसको ट्रांसफ़र करके बहुत आसानी से किस्म विकसित कर लेते हैं। परंतु तना गलन की समस्या के अंदर ये है भी इसका अभी तक कोई आनुवंशिक तोड़ मिल नहीं पाया अभी तक। तो इसके अंदर मुख्यतः ये हो सकता है भी आप इसका क्रॉप रोटेशन करें, लगातार सरसों की फसल ना लें, बीच बीच में कोई दूसरी फसल लेते रहें। अगर मजबूरी ऐसी है कि आप सरसों की फसल लेना ही है तो इसके लिए फिर ये है, जब आपने फसल लगा दिया तो उसके बाद जैसे 2 महीने या 60 दिन जैसे पूरा हो जाए, बिना उसके जो है लक्षण आए उससे पहले ही बाविस्टिन वगैरह का स्प्रे कर दें, ज़्यादा इंतजार ना करें, तो इससे जो है आपकी समस्या कुछ कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा भी है। रबी फसलों से ज्यादा पैदावार लेने के लिए कौन कौन से वैज्ञानिक उपाय हमें करने चाहिए? इस बारे में हमारे किसानों को क्या सलाह है आपकी? बीज जो है किसान को हमेशा अच्छे जो है सर्टिफाइड सोर्स से लेना चाहिए, चाहे यूनिवर्सिटी हो, अगर कहीं अगर प्राइवेट का भी बीज ले रहा है तो उसको अपना जो बीज है वो बिल के साथ लेना चाहिए और अपना जो है पैकेट जो है सर्टिफाइड पैकेट होना चाहिए और अपना पैकेट जो है इनवॉइस जो है सीड की वो संभाल के रखें किसान भाई। दूसरी चीज़, अगर अपना खुद का बीज अगर वो काम में लेना चाहिए, कुछ वैरायटी का बीज जो है सरसों के जैसे अपना इसमें अपना बीज पुराना यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें जो है बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए बाविस्टिन 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से जो है बीज का उपचार वे जरूर करें। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, जो प्लांट पॉपुलेशन है वो ना तो कम हो और बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, तो जो खेत में जो है पौधों से पौधों की दूरी जो है 10 से 15 सेंटीमीटर और जो लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सटे हुए पौधे जो है एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं। किसान बहनों और भाइयों, अब हम बात करेंगे अपनी इस नई पहल की, नए विचार की, यानी आधुनिक कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक की। इस चौपाल को शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य है, किसानों को इसका क्या लाभ मिलेगा, ये सब कुछ जानेंगे हम और हमारे किसान भाई। ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं सैमुअल प्रवीण कुमार जी, जो भारत सरकार में कृषि विस्तार के संयुक्त सचिव हैं। सर, आपका स्वागत है। तो कृपया बताएं। कृषि चौपाल के द्वारा आज जो भी अनुसंधान के माध्यम से कृषि क्षेत्र में नवाचार, नया तकनीक, नया बीज हो जो आ रहा है आईसीआर से, उस विज्ञान को किसान तक कैसे पहुंचाएं, ये जो बीज का जो फासला है उसको कैसे कम किया जाए। ज़्यादातर हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे जैसे नए किस्म के बीज ये सब आईसीआर से ये आ रहा है किसानों के फ़ायदे के लिए, किसानों को लाभान्वित होना है इससे, जिससे कि उनकी आय भी बढ़े और उनकी जो इनपुट कॉस्ट है उसमें भी कमी आए। तो इस उद्देश्य से हमने ये सोचा कि अगर कृषि चौपाल किसानों को और वैज्ञानिक हैं उनके बीच में एक इंटरेक्शन किया जाए, तो उनके जो भी डाउट्स हैं, प्रश्न हैं, वो भी क्लियर हो जाते हैं और वैज्ञानिक उनको अच्छी तरह से उनको समझा पाएंगे कि ये कृषि चौपाल के माध्यम से और तकनीकी अपनाने के लिए ये किसानों के लिए काफ़ी मदद कर रहे हैं। यही उद्देश्य है और माननीय कृषि मंत्री का ही एक ये नया सोच है, नया पहल है, ये पहला एपिसोड है। तो ये विज्ञान और किसान के बीच की दूरी को कम करने के उद्देश्य से ये शुरू किया गया। विज्ञान से किसान तक की बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्रों यानी केवीके की ओर। किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि देश के कोने कोने में किसानों की तकनीकी सहायता कर रहे 750 से अधिक केवीके विज्ञान और किसान के बीच की अहम कड़ी है। हाँ, और ये संचालित किए जाते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा। केवीके के कार्यों और इसकी अहम भूमिका के बारे में चर्चा करने के लिए आज चौपाल में हमारे साथ हैं ICAR में कृषि प्रसार के उप महानिदेशक डॉक्टर US गौतम जी। डॉक्टर गौतम, स्वागत है आपका। तो बताइए कि केवीके कैसे हमारे किसानों के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। जो कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ हम लोग बैठे हैं कृषि चौपाल चर्चा में, तो दोनों का बहुत गहरा संबंध है। और कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य है किसानों का ज्ञान कैसे बढ़ाया जाए, उनके विचारों में परिवर्तन कैसे लाया जाए और उनका कौशल
क्षेत्र में विकसित कैसे किया जाए, तब एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल, इन तीनों को जो है कैसे हम बदलाव करें किसानों का। इसको बदलाव करने के लिए विभिन्न तरीके हम लोग अपनाते हैं। जैसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं किसानों को, तो ट्रेनिंग में हम लोग उनके पूरे ज्ञान को बदलते हैं कि भाई ये नहीं, जो अभी वैज्ञानिक यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा चीज़ ट्रेनिंग में हम इनको बताते हैं कि भाई यह किस्म है, यह तरीका है, कैसे तकनीकी में बदलाव करें, कैसे फसल में बदलाव करेंगे, कैसे किस में बदलाव, ज्ञान इनको हम ट्रेनिंग के माध्यम से देते हैं। जो तकनीकी हमारे वैज्ञानिक डेवलप किए हैं वो सारे चीज़ों को किसानों के खेत में प्रदर्शन करते हैं। और यहाँ पर हमें लगता है कि जो भी किसान यहाँ पर आए हैं, ऐसा कोई किसान नहीं होगा जो केवीके विजिट नहीं किया होगा और केवीके से संबंध रखा होगा। तो केवीके बहुत अच्छे तरीके से किसानों को जो है ज्ञान वर्धन, उनका कौशल वर्धन और उनका विचार वर्धन करने काम करा, ताकि इनका इनकम डबल हो। डॉक्टर साहब, नई तकनीकों के प्रसार, वैज्ञानिक जागरूकता और केवीके के कुछ प्रयासों से किसानों की सोच में भी तो कुछ बदलाव आया होगा। क्या अनुभव करते हैं आप? हाँ, जो किसान हैं, पहले हम लोग जो वैरायटी बताते थे वो चुपचाप ले जाकर लगा देते। आज अगर आप वैरायटी बताते हैं तो पूछते हैं साहब कब लगाएंगे, कितने दिन में तैयार होगा, कम पानी लगेगा कि नहीं लगेगा, इसका मार्केट कैसा, इसका प्रोसेसिंग जो होगा उसका कैसा। मतलब आजकल जो डोमेस्टिक से कमर्शियल में जा रहे हैं किसान, हमारे जो किसान हैं अब किसान न पर वो एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। प्रवीण जी, हमारी ये आज की पहल आधुनिक कृषि चौपाल किसानों को, उनके कल्याण को, उनकी बेहतरी को और देश में कृषि विकास को कहाँ तक आगे ले जाएगी? क्या सोचते हैं आप इसके सार्थक प्रयासों के बारे में? तो ये पहला कदम है और मैं मानता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आज निरंतर टेक्नोलॉजी में भी आप देखेंगे तो एडवांसमेंट होते जा रहे हैं। कल का जो टेक्नोलॉजी आज नहीं रहा, नया टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। आज हम डीपीआई की बात करते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कृषि क्षेत्र में भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। हाल ही में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का अप्रूवल दिया है। इससे किसानों की जिंदगी में बहुत बदलाव आने वाला है। मतलब आपको सरकारी जो योजनाएं हैं उससे लाभ उठाने के लिए उनको, जैसे अभी पीएम किसान, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसमें हमने ई-केवाईसी लाया है। ई-केवाईसी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड है और हमारे किसान भाई ई-केवाईसी को अपनाते हैं, उनको कहीं सीएससी सेंटर जाने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, अभी वो काफ़ी जागरूक हैं और उनकी जागरूकता का और बढ़ाने में ये जरूर मतलब मददगार साबित होगा ये कृषि चौपाल। और किसान भाई खुद कहेंगे कि अगला चौपाल कब है, तो उनको एक मतलब इंटरेस्ट इसमें आएगा। और इसका के उद्देश्य है टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक से लेके किसानों तक कैसे पहुंचाएं और किसान कैसे उस टेक्नोलॉजी को अपनाएं। डॉक्टर गौतम, कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण भारत सरकार की प्राथमिकता है। महिलाओं को खूब प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाँ, तो इस संदर्भ में केवीके की क्या भूमिका है? केवीके कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं डॉक्टर गौतम? जब पहले हमने केवीके में प्रोग्राम शुरू करते थे, महिलाओं के साथ उनके आदमी भी आते थे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, 2 दिन का जब रुकना होता। आज के डेट में जो है महिलाएं खुद आ रही हैं और हॉस्टल में रुक रही हैं, 2 दिन का प्रोग्राम करके जा रही हैं और करीब 40% जो ट्रेनिंग है वो महिलाएं ले रही हैं। और आप देखोगे कि महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स हमारी डे बाई डे बढ़ रही हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और अभी हमने 5200 महिलाओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया है जो कि प्रोसेसिंग कर रही हैं। जो 3000 ड्रोन दीदी अभी हमारे पास, रजिस्टर्ड लिस्ट भी हमारे पास आ गया, उनको सीधे केवीके के साथ जोड़ा जा रहा है कि उनका बिजनेस जो है, केवीके के लोग जो है लैंड आइडेंटिफाई करेंगे और वो महिलाएं वहां जाकर के ड्रोन का उपयोग करेंगी। तो यह एक बड़ा केवीके और जो ड्रोन दीदी है उनके मिल करके एक बिजनेस प्लान हम लोग डेवलप किए हैं जो अब जमीन पर उतरने जा रहा है। तो बिजनेस मॉडल उनका केवीके डेवलप कर रहा है। किसान बहनों और भाइयों, अब आधुनिक कृषि चौपाल का जायका थोड़ा बदलते हैं, इसे चटपटा बनाते हैं। वाह, क्या बात कही। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे फलों की, सब्जियों की और मसालों की। ये बागवानी फसलें किसानों की आमदनी बढ़ाने में अहम योगदान करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फलों के राजा आम की, और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जयप्रकाश जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका।
ज़्यादातर लोग लंगड़ा, दशहरी, चौसा की बात करते हैं। इसके बाद आम्रपाली और मल्लिका आई, काफ़ी लोकप्रिय हुई। अब जो नई किस्में आई हैं, जिसमें नई किस्में संस्तुत भी कहीं रिलीज की गई माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, जैसे पहले तो हमारी पूसा अरुणिमा है, बहुत ही लोकप्रिय है। तो नई किस्म अभी रिलीज हुई, इसमें आपकी अरुणिका है, अंबिका है, और हमारे IHR बंगलौर एक इंस्टीट्यूट है, उनकी किस्में अर्का उदय है। और इन किस्मों की खास बात है कि अब इनको आपको 10 बाई 10 मीटर पे नहीं लगाना है। ये सघन बागवानी 5 बाई 5 मीटर पे आप लगा सकते हैं। अधिक आपके पौधे आएंगे और इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। आप 10 से 15 दिन तक इनको रख सकते हैं और ये आराम से आपके जो डोमेस्टिक मार्केट है यहाँ भी चलेंगी। इसके अलावा अगर आप इनको बाहर ले जाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, देर तक फल रखना चाहते हैं पौधों पर, तो वो भी संभव है। डॉक्टर साहब, हमारे किसानों को ये भी बता दें कि इन किस्मों के पौधे कहाँ से मिलेंगे? ये जो संस्थान है ये भी मिल रहे हैं, और इसके अलावा जो किसान ऐसे 200, 500 या 1000 पौधे भी लगाना चाहते हैं, वो हम लोगों से संपर्क करें, पूसा से भी संपर्क करें, और जो हमारा अनुसंधान संस्थान लखरमान खेड़ा लखनऊ है वहाँ भी कर सकते हैं, बंगलौर भी कर सकते हैं। अगर फलों का राजा आम है तो सब्जियों का आलू, और आलू को जायकेदार बनाता है टमाटर। हाँ, और अगर हमारे किसान इन फसलों की उन्नत किस्मों की खेती करें, वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाएं, तो माला माल हो सकते हैं। तो देर किस बात की, इस बारे में जानकारी हासिल करते हैं डॉक्टर पांडे से। डॉक्टर पांडे, स्वागत है आपका। आलू में हम लोगों ने इस बार प्रधानमंत्री के कर कमलों से 3 प्रजातियां जो समर्पित की गई है, उसमें से तीनों प्रजातियां अगर आप देखें तो अलग अलग तरीके की हैं। पहली प्रजाति उसमें है कुफरी चिप्सोना 5, जो कि केवल प्रसंस्करण के लिए, चिप्स बनाने के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति है, और इसमें ड्राई मैटर बहुत ज़्यादा होता है, शुगर की मात्रा बहुत कम होती है। इसी सिलसिले में दूसरी अगर आप देखें तो पोषक तत्वों से भरपूर, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है और एंथोसाइनिन है। ये प्रजाति हमारी है कुफरी जमुनिया। जैसे इसका नाम है वैसे इसका कलर है, एकदम जामुन की तरह। ये पहली आलू की प्रजाति है जी। और तीसरी प्रजाति हमारी कुफरी भास्कर है, जो ऊंचे तापमान पे, आलू एक ऐसी किस्म होती है, ऐसी फसल होती है जिसमें जब ट्यूबराइजेशन होता है तो वो कम तापमान जब होता है तभी ट्यूबराइजेशन होता है। लेकिन भास्कर एक ऐसी प्रजाति है जिसमें ज़्यादा तापमान भी होगा तब भी ट्यूबर अच्छे बनेंगे। तो ये तीनों प्रजातियां अलग अलग किस्म की है। इस बारे में हमारे किसान भाई सत्यवान जी कुछ कहना चाहते हैं, अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं। हाँ, जरूर। हम धरती को तो माँ कहते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो परम वैज्ञानिक थे। जो हमारे दादा परदादा थे वो भी ये कहते थे कि भाई धरती तो माँ है, बीज पिता है, और माता और पिता दोनों स्वस्थ होंगे तभी स्वस्थ संतति को कायम रख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, मैं जो है चिप्सोना 1 लगाता हूँ, मेरी बीज से लेकर लास्ट तक अपनी मार्केट है। बीज भी जैसे प्याज का है, आलू का मेरा अपना है। किसान भाइयों और बहनों, अब बात करेंगे सदाबहार चने की, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है। और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार, कृषि वैज्ञानिक और किसान सब मिलजुल कर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। चने की वैज्ञानिक खेती करके इससे भरपूर पैदावार लेने के गुर बताने के लिए हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर के विनोद जी। हाँ, स्वागत है आपका डॉक्टर के विनोद जी। एक किसान की तरफ से क्या तैयारियां होनी है और एक सरकार की तरफ से गहरी जुताई गर्मी के दिनों में, ताकि फफूंदा बाहर आए, जो जमीन में फफूंदा है, प्यूपा है, इनकी नष्ट हो जाए। बीज का स्रोत ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यदि किसान अपनी बीज बना रहे हैं तो स्वस्थ बीज हो। स्रोत जो ले रहे हैं वो यदि राष्ट्रीय बीज निगम हो या कोई स्टेट की बीज निगम हो, स्रोत सही हो। तीसरा हो जाता है अंकुरण क्षमता। खुद किसान भाई अपने अंकुरण क्षमता टेस्ट कर सकते हैं। एक गीली तौलिया और न्यूज़पेपर में यदि 100 दाने लगा दें तो कम से कम 98 से 99 बीज उसमें अंकुरित हो। और तीसरा होता है बीजोपचार, तो इसलिए राइजोबियम से उपचार करना चाहिए। तो ये 3 प्रमुख बिंदुएं हैं जो दलहनी फसलों को, पर्टिकुलरली चना के किसानों को ध्यान रखने चाहिए। साथ ही साथ यदि हम किस्मों को देखे थे तो ये जो 109 किस्में विमोचित की गई है उसमें एक पंत चना 10 है, जो कि पूर्वी क्षेत्र यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल के प्लेन्स के लिए है। साथ ही साथ नंदियाल चना 1267 रिलीज़ की है, जो मशीन से काटी जा सकती है और सदर्न जोन के लिए। डॉक्टर साहब,
हमारे किसान साथी सतीश जी चने के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। मैं डॉक्टर साहब से चने के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं गाजियाबाद से, और वहाँ के बारे में जो उन्नत जो प्रजाति है उसके बारे में, और दूसरा एक सवाल और है कि जो इसमें चने में माइक्रोन्यूट्रेंट पड़ते हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, देसी किस्में हैं और काबुली किस्में भी हैं। यदि इस क्षेत्र के लिए जो काबुली किस्में हैं, पूसा 3022 और पूसा 3057, एक काबुली किस्में हैं। काबुली किस्में देसी किस्में से 1000 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा मिलता है, पर ये ज़रूर ध्यान रखिए कि देसी के कंपैरिजन में जब काबुली किस्में लेते हैं तो उसको पूरी ध्यान देना पड़ता है, पानी की कमी नहीं हो, बीजोपचार किया गया हो, पहले 30-35 दिन तक खरपतवार नहीं हो खेत में, है ना जी, ये केयर लेना पड़ता है। देसी किस्में हैं पूसा 4005, GNG 2171, ये सब आप उगा सकते हैं पूरे मुनाफा के साथ। अगर आधुनिक कृषि चौपाल में श्री अन्न की यानी मोटे अनाजों की बात ना हो तो ये चौपाल अधूरी रह जाएगी, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। मुख्य रूप से बाजरे और रागी के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SP सिंह जी। डॉक्टर SP सिंह, स्वागत है आपका। यदि हम बाजरे में बात करें तो पूसा 1801 एक संकर किस्म है जो अभी विकसित की गई है, और इस किस्म की जो औसत उपज है 33 से 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, और ये बायोफोर्टिफाइड किस्म है। इसमें यदि हम आयरन की मात्रा देखें तो लगभग 70 ppm है इसमें, और जिंक की मात्रा यदि हम देखें तो 57 ppm है। और इस किस्म में बाजरे में जैसे 5 रोग लगते हैं, एक डाउनी मिल्ड्यू है, एक ब्लास्ट है, रस्ट है, इस्मट है, अर्गट है। ये किस्म सभी 5 जो रोग हैं इनके प्रति अवरोधी है। इसी प्रकार से दूसरी किस्म एक सोरगम में हुई है CSH49, तो ये भी एक संकर किस्म है। और मैं यहाँ किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि 2 तरह की किस्में होती हैं, एक संकर किस्में होती हैं, एक संकुल किस्में होती हैं। और संकर किस्मों की जो उपज है वो संकुल किस्मों के मुकाबले 15 से 20% अधिक होती है। इसलिए उत्पादकता में हमारा ये पूसा 1801 है या CSH41 ज्वार का जो संकर किस्म है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने जा रहा है। इसी प्रकार से रागी की जो किस्म है, इसकी सबसे मुख्य विशेषता ये है, ये अल्मोड़ा से विकसित हुई है, और इसकी विशेषता ये है कि यदि आपने 100 ग्राम रागी खा लिया तो लगभग 392 मिलीग्राम आपको कैल्शियम मिल जाएगा, यानी कि लगभग 800 मिलीग्राम प्रतिदिन की हमारी आवश्यकता होती है। तो 50% आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो प्रतिदिन की है, वो यदि आपने 100 ग्राम इस किस्म का खाया रागी का तो वो पूरी हो जाएगी। अब हमारी आज की चौपाल समापन की ओर बढ़ रही है, लेकिन इससे पहले हम जानना चाहेंगे विचार। सतीश जी बताइए, कैसा लगा हमारी आधुनिक कृषि चौपाल में? सर, बहुत अच्छा लगता है, और आज हमें यहाँ किसानों को एक साथ होने का मौका मिला, वैज्ञानिकों से रूबरू होने का मौका मिला। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। किसान बहनों और भाइयों, अब समय है इस रोचक और उपयोगी आधुनिक कृषि चौपाल के समापन का। चौपाल में भागीदारी करने और अहम जानकारियां देने के लिए हम सभी कृषि विशेषज्ञों का आभार प्रकट करते हैं, और किसान साथियों, आपका भी धन्यवाद देते हैं जिनकी भागीदारी ने इस कार्यक्रम को सार्थक बनाया। बिल्कुल। किसान बहनों और भाइयों, आपको हमारी कृषि चौपाल कैसी लगी? इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपके क्या सुझाव हैं? कृपया हमें जरूर बताएं। हमारा ईमेल पता है kkbongold@gmail.com। जी हाँ, ईमेल का पता एक बार फिर सुन लें, kkbongold@gmail.com। हम जल्दी ही एक बार फिर रूबरू होंगे एक नई आधुनिक कृषि चौपाल के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हम लेंगे आपसे अनुमति। नमस्कार।